हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट एजुकेशन। दोस्तों, सामान्य अध्ययन यानी कि जीके जीएस से रिलेटेड 1000 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रही है और ये वीडियो का पार्ट 3 है। तो इस वीडियो में हमने उन्हीं क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है जो काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो इन क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हल करते हैं। चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, भारत की सबसे बड़ी जेल कौन सी है? तो दोस्तों, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो सबसे पहले आप वीडियो को पुश करके उसका आंसर टिक करें। उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगा विद फैक्ट्स के साथ। तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही हो जाएगा, तिहाड़ जेल। तिहाड़ जेल को किस और नाम से भी जाना जाता है? तो इसे तिहाड़ आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। अब इस जेल की एक खासियत है कि यह अधिकतम सुरक्षा के साथ भारत की सबसे बड़ी जेल है। कभी कभार ये भी पूछ लिया जाता है कि ये कहाँ पर स्थित है। तो ये जेल जो है ये न्यू दिल्ली में स्थित है। इस क्वेश्चन से इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम हिंदी लेखक कौन थे? तो बात हो रही है ज्ञानपीठ पुरस्कार की। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार होता क्या है? ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। अच्छा, इसमें कितने रुपए दिए जाते हैं? तो इस पुरस्कार में 11 लाख रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत के बारे में पूछा जाता है कि इनका जन्म कब हुआ। तो इनका जन्म जो है 1900 ईस्वी में उत्तराखंड में हुआ था और ये सबसे प्रसिद्ध आधुनिक हिंदी कवियों में से एक थे। अब बात कर लेते हैं कि इनको किस सन में यह पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो इनको 1968 में यह पुरस्कार मिला था और किस कृति के लिए मिला था? तो इनकी एक कृति थी चिदम्बरा। चिदम्बरा कृति के लिए इनको यह पुरस्कार मिला था। ठीक है, इतने फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से याद रखने हैं। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, आधुनिक समय की पेंसिल में प्रयुक्त कार्बन आधारित पदार्थ है। मतलब जब पेंसिल को हम लोग छीलते हैं तो उसमें जो ब्लैक कलर की जो रोल होती है जिससे कागज पर लिखा जाता है, तो वो किस किस पदार्थ की बनी हुई है? तो वो ग्रेफाइट की बनी हुई है। ठीक है, ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट एक कार्बन का अपरूप है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो सबसे पहला क्वेश्चन एग्जाम में यही बनता है कि जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था ये किस सन में हुआ था? तो ये 1976 में हुआ था। ठीक है, तो इसमें कौन सा शब्द जोड़ा गया था? तो इसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो मिनी संविधान है ये किसे कहा जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन को ही मिनी संविधान कहा जाता है। इसको मिनी संविधान इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके द्वारा संविधान में अनेक परिवर्तन लाए गए। ठीक है, इस संशोधन में हुआ क्या था? इस संशोधन में लोकसभा और विधानसभा की अवधि को 5 से 6 वर्ष कर दिया और ऐसे अनेक परिवर्तन इसमें लाए गए। तो इतने सारे फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से याद रखने हैं। तो चलिए देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? प्रश्न पूछा गया कि भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है। तो आपको बता दें कि भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। आप इनकी फ़ोटो देख सकते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। बट बात कर लेते हैं वर्ल्ड की। वर्ल्ड में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार रिपीट होता है। वर्ल्ड में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। ठीक है, इतने सारे फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से याद रखने हैं। तो चलिए देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगत्जी नदी है। ठीक है, यांगत्जी रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया और ये विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है। तो यह कहाँ पर बहती है? यह चाइना में बहती है। ठीक है, इसका ओरिजिन तिब्बत प्लेट्यू में होता है और ये ईस्ट चाइना सी में जाकर गिरती है। ठीक है, अब एग्जाम में इसकी लेंथ पूछी जाती है तो इसकी लंबाई जो है 6300 किलोमीटर है। अब बात करते हैं कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी नील नदी है। तो नील नदी की लेंथ कितनी है? तो नील नदी की लेंथ जो है 6650 किलोमीटर है। तो अब बात कर लेते हैं अमेजन रिवर की। तो यह बहाव की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है और यह नदी दक्षिण अमेरिका में बहती है तथा इसकी लंबाई 6400 किलोमीटर है। तो इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं इस क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 7, लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार है? तो आपको बताना है कि जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं इनका निर्माण शरीर के किस अंग में होता है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, अस्थि मज्जा। ठीक है, अस्थि मज्जा को इंग्लिश में बोन मैरो भी बोलते हैं। अब चलिए इस क्वेश्चन के फैक्ट समझ लेते हैं। जो रुधिर कणिकाएं होती हैं ये 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 आरबीसी,
जिन्हें लाल रुधिर कणिकाएँ कहते हैं। नंबर 2 WBC, जिन्हें श्वेत रुधिर कणिकाएँ कहते हैं। और नंबर 3 होती हैं जिन्हें प्लेटलेट्स कहते हैं। ठीक है, तो रुधिर कणिकाएँ में 99% तो सिर्फ RBC होती हैं। इनका रंग लाल, इनमें हीमोग्लोबिन उपस्थित होने के कारण होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि इनका रंग लाल क्यों होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं WBC की। तो WBC का कार्य क्या है? तो WBC का मुख्य कार्य है शरीर में जीवाणु को नष्ट करना। और जो प्लेटलेट्स हैं, इनका कार्य क्या है कि जब ह्यूमन बॉडी में शरीर के कट जाने पर रक्त बहता है तो ये रक्त का थक्का बनाने में मदद करती हैं, जिससे रक्त का बहना रुक जाता है। तो इतने सारे फैक्ट्स आपको इस क्वेश्चन से याद रखने हैं। दोस्तों, मेरी तो यही कोशिश होती है कि किसी क्वेश्चन में जितने भी सारे फैक्ट्स बनते हैं, सभी के सभी फैक्ट्स आपको अच्छे से समझा दूँ। क्वेश्चन नंबर 8, उत्तर भारत के मंदिरों को क्या कहा जाता है? तो जो उत्तर भारत के मंदिर हैं, ये नागर शैली के मंदिर हैं। ठीक है, तो उत्तर भारत के मंदिरों को नागर वास्तुकला कहा जाता है। नागर शैली भारत के एक बड़े भाग में व्यापक रूप से फैली हुई है। और दक्षिण भारत के मंदिरों को क्या कहा जाता है? तो जो साउथ इंडिया के मंदिर हैं, इनको द्रविड़ शैली कहा जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, एक मेढक के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो एक कितने चैम्बर होते हैं मेढक के हृदय में? तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 3 चैम्बर होते हैं। द हार्ट ऑफ द फ्रॉग हैज 3 चैम्बर्स। अब कौन कौन से होते हैं 3 चैम्बर्स? तो 2 अलिंद और 1 निलय होता है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? चंद्रमा को किस और नाम से भी जाना जाता है? तो आपको बताना है जो चंद्रमा है, मून को और क्या कहते हैं हम लोग। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, फॉजिल प्लानट। ठीक है, फॉजिल प्लानट को हिंदी में जीवाश्म ग्रह भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, चीनी संसद के रूप में जाना जाता है। तो आपको बताना है चीनी संसद का नाम क्या है। तो इसको नेशनल पीपल्स कांग्रेस कहते हैं। ये ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। आपको पता है जो ट्रेंडिंग में चल रहा होता है उससे एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो नेशनल असेंबली है, ये फ्रांस की संसद है। कहाँ की संसद है? फ्रांस की संसद है। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आपको बताना जो हाइड्रोजन बम है ये किस सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, न्यूक्लियर फ्यूजन नाम की संलयन पर ये आधारित है। ठीक है, अब बात करते हैं हाइड्रोजन बम की। तो इसका आविष्कार किसने किया था? तो हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया था। और ये कब किया था आविष्कार इसका? तो 1952 में हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था। ठीक है, अब बात करते हैं परमाणु बम की। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो परमाणु बम है ये किस सिद्धांत पर आधारित है। तो परमाणु बम नाभिक विखंडन पर आधारित है। ठीक है, और परमाणु बम का आविष्कार रॉबर्ट ओपनहीमर द्वारा 1945 ईस्वी में किया गया था। तो इतने सारे फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से याद रखने हैं। तो चलिए देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? आप फोटो में देख पा रहे होंगे मीनाक्षी मंदिर को। तो जो मीनाक्षी मंदिर है ये मदुरै में स्थित है। ये ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मदुरै कहाँ पर है? तो मदुरै तमिलनाडु में स्थित पांड्यों की राजधानी है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40, कोणीय आवृत्ति की एसआई इकाई क्या है? तो कोणीय आवृत्ति की एसआई इकाई पूछी गई है। तो इसकी इकाई होती है रेडियन पर सेकंड। ये ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं न्यूटन। तो न्यूटन किसकी इकाई है? तो न्यूटन जो है बल का मात्रक है। ठीक है, अब बात करते हैं रेडियन। रेडियन जो है ये कोणीय वेग का मात्रक है या फिर कोणीय वेग की एसआई इकाई है। ठीक है, अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है ये त्वरण का मात्रक है। ठीक है, आपको ये सारे फैक्ट्स याद रखने हैं, एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, वनस्पति विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो मैं आपको बता देता हूँ, थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक या फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं अरस्तु की। तो अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक या फिर फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। ठीक है, और अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, एक अश्व शक्ति मतलब 1 हॉर्स पावर कितने के बराबर है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो उसका सही आंसर हो जाएगा 746 वॉट। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने लड़ा था? तो सबसे पहले एग्जाम में तो यही पूछा जाता है कि बक्सर का युद्ध
कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। आपको डेट याद रखनी है, ठीक है। और बक्सर का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो यह युद्ध अंग्रेजों और शाह आलम द्वितीय के बीच में हुआ था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं मोहम्मद शाह को। इसको क्या कहा जाता है? तो सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर बी लिखा है फर्रुखसियर। तो फर्रुखसियर को मुगल वंश का घृणित कायर कहा गया है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 18, भारत गगनयान मिशन कब लॉन्च करेगा? तो ये जो गगनयान मिशन है इसको भारत 2022 में शुरू करेगा, ठीक है। और मैं इस मिशन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि जो ये मिशन है, यह मिशन 2 पुरुषों और 1 महिला सहित पहली मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान होगी, ठीक है। और मानव अंतरिक्ष यान को कक्षा में पहुँचने में 16 मिनट का समय लगेगा, जहाँ पर वह 5 से 7 दिनों तक रहेगा। और यह अंतरिक्ष यान को 300 से 400 किलोमीटर की पृथ्वी की निम्न कक्षा में रखा जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। नगर पालिका तथा पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है? तो जो नगर पालिका और पंचायत सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु होती है, ये होती है 21 वर्ष। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं 18 वर्ष। तो सभी को पता है कि जो 18 वर्ष है ये मतदान करने की मिनिमम एज है, ठीक है। और 25 वर्ष क्या है? तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो मिनिमम एज होती है ये 25 वर्ष होती है, ठीक है। और 30 वर्ष क्या है? तो 30 वर्ष राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए मिनिमम एज होती है। अब एक और है 35 वर्ष। 35 वर्ष न्यूनतम आयु किन किन पदों के लिए होती है? तो एक तो राष्ट्रपति, दूसरा जो है उपराष्ट्रपति, और तीसरा राज्यपाल। इन तीनों पदों के लिए मिनिमम एज 35 वर्ष होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20। दोस्तों जितने भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ ये अपने आप में ही क्वेश्चन होते हैं। 1 नंबर कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा हूँ आपको, इसलिए बिना किसी टेंशन के अपनी पढ़ाई करो। क्वेश्चन नंबर 20, राज्य का कार्यकारी अधिकारी कौन होता है? तो जो राज्य का कार्यकारी अधिकारी होता है ये राज्यपाल होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए जो राज्यपाल है इनकी नियुक्ति किस आर्टिकल के अंतर्गत की जाती है, ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। तो देखिए आर्टिकल 153, ठीक है। आर्टिकल 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य का राज्यपाल होगा। ऐसा आर्टिकल 153 में लिखा गया है कि प्रत्येक राज्य का राज्यपाल होगा। साथ ही एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, ठीक है। आप लोगों ने देखा भी होगा कि कई बार एक व्यक्ति जो है ये 2 राज्य का राज्यपाल रहता है, ठीक है। तो ऐसा प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 153 में किया गया है। अच्छा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि जो राज्यपाल है उनकी सैलरी कितनी होती है? तो 3.5 लाख ये राज्यपाल का वेतन होता है। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इतने सारे फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से याद रखने हैं। चलिए देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर 21, सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? आपको बताना है जो सर्वोच्च न्यायालय है इसकी प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो इसकी प्रथम महिला न्यायाधीश थी फातिमा बीवी। वो ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। और सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश यदि पूछे जाएँ तो कौन है? तो एच.जे. कान्या जो है ये सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। एच.जे. कान्या का पूरा नाम है हीरालाल जे कान्या। क्वेश्चन नंबर 22, दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है? तो दुनिया का पहला प्रोग्रामर माना जाता है इंग्लैंड की महिला गणितज्ञ, इनका नाम है एडा लवलेस, ठीक है। एडा लवलेस को दुनिया का पहला प्रोग्रामर माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23, पृथ्वी की स्थलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा कितना है? आपको बताना है कि जो वर्ल्ड का पूरा स्थलीय क्षेत्र है इसमें भारत का हिस्सा कितना है? तो इसमें भारत का हिस्सा 2.4% है। आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किस ब्रिटिश जज पर बम मारा था? अच्छा क्वेश्चन है, ये घटना आपको पता होनी चाहिए। तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने जो है ये किंग्स फोर्ड पर बम मारा था। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इनका पूरा नाम जो है जज हैं इनका पूरा नाम है D.H. किंग्सफोर्ड। D.H. किंग्सफोर्ड इनका पूरा नाम है। और ये बिहार के मुजफ्फर ज़िले के न्यायाधीश थे। कहाँ के? बिहार के मुजफ्फर ज़िले के न्यायाधीश थे। और इन पर 30 अप्रैल 1908 को, कब? 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने बम फेंका था। लेकिन जो ये किंग्सफोर्ड था ये बच गया था, ठीक है। और बाद में जो प्रफुल्ल चाकी थे इन्होंने आत्महत्या कर ली थी, ठीक है। इन्होंने आत्महत्या कर ली थी और खुदीराम बोस जो हैं ये गिरफ्तार हो गए थे। और फिर बाद में क्या हुआ था कि जो खुदीराम बोस है इनको फांसी की सज़ा दे दी गई थी।
और खुदीराम बोस जो हैं ये सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले क्रांतिकारी बने थे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सा क्रांतिकारी था जिसको सबसे कम उम्र में फांसी की सज़ा दी गई थी, तो उस क्रांतिकारी का नाम क्या था? खुदीराम बोस उस क्रांतिकारी का नाम था। और जब इनको फांसी की सज़ा दी गई थी तो इनकी उम्र 15 वर्ष थी। तो दोस्तों ये घटना इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो मैंने सारी घटना आपको बता दी। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 और वीडियो का अंतिम प्रश्न। बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? तो आपको बताना है बिना उपग्रह वाले ग्रह कौन से हैं। तो जो बुध और शुक्र हैं, इन दोनों ग्रहों के कोई भी उपग्रह नहीं है, तो आपका सही आंसर दोनों बोथ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों ये थे हमारे 25 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है जो कि आपको कमेंट करके इसका आंसर बताना है। मैं डेली एक चैलेंजिंग क्वेश्चन दूंगा और आपको उसका आंसर कमेंट करके बताना है, ठीक है। क्वेश्चन है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? आपको कमेंट करके इसका आंसर बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज के 25 क्वेश्चन पसंद आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारी वीडियो को अपने व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर भी टच कर दें। इससे होता क्या है, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसको नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा, ठीक है। और आप हमारी प्लेलिस्ट को भी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।